हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्ञानस्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न लर्नर्स के दिमाग में डाल दिया गया है और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अलग-अलग बातें कह रहे हैं और उससे बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ गया है दिमाग में कि कौन-सा क्वेश्चन चैलेंज करें और कौन-सा ना करें। क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं म बढ़ेंगे, ड्रॉप क्वेश्चन्स होंगे तो क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन्स जो हैं वो आपके माइंड में चल रहे हैं और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर लेके मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। पेपर 1 के क्वेश्चन्स और पेपर 2 के क्वेश्चन्स जो-जो होंगे वो लगभग इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना? और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं नहीं जो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जितने भी हैं और किसको नहीं करना है चैलेंज वो भी मैं बता दूँगा। और जो मैं बताऊँगा ये फुल एंड फाइनल होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आप आके फिर ये नहीं कहेंगे कि इस चैनल पर ऐसा बोला जा रहा है, उस चैनल पर वैसा। और ये हमारी टेंडेंसी भी है कि जो हम सही करते हैं, हम चाहते हैं कि वही क्वेश्चन एनटीए मान ले या एक्सेप्ट कर ले, जो कि मुश्किल होता है। क्योंकि उनको वही एक्सेप्ट करना है जिसका उनको मानना है कि वो उनके पास उस चीज़ का प्रूफ है ना? तो स्टार्ट करते हैं, आज है 2 फरवरी, आज स्टार्ट करते हैं हम। और कल भर का आपके पास समय है इन क्वेश्चंस को चैलेंज करने का, तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किन क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है और किसको नहीं चैलेंज करना है, अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप बैच में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि अपने स्कोर को आप बेटर कर पाएँ, तो पेपर 1 का बैच 999 में, पेपर 2 जिसमें पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए मिल रहा है, वो 2499 में आपको मिल जाएगा। और 2499 में पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपका शिक्षा शास्त्र अगर एजुकेशन है तो उसमें, और पेपर 1 अगर सिर्फ लेना चाहते हैं तो 999 में आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को। कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, किसको जो है स्किप कर देना है। देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, एन इंक्लूसिव करिकुलम मीन्स, है ना? समावेशी शिक्षा का मतलब और समावेशी पाठ्यक्रम का मतलब यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए, कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है। देखिए, सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो ये तो यहाँ पर पृथक, यानी कि आप अलग थलग करने के बारे में बात करने लग रहे हैं और ये तो होगा ही नहीं, है ना? सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी, ये भी नहीं होगा, है ना? अलग कर देंगे तो फिर इंक्लूजन कहाँ हुआ? तो अब दो ऑप्शन जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, एक है सेकंड ऑप्शन और एक है फोर्थ ऑप्शन, यानी एक लचीला पाठ्यक्रम और एक पाठ्यक्रम सबके लिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा और जो मैंने निकाला, जो मुझे प्रूफ मिला है, तो वो एनटीए ने तो माना है सेकंड, और सेकंड ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना? और ये देखिए, ये है प्रूफ। यूनेस्को 1994 का ये डॉक्यूमेंट है, सालामैंका स्टेटमेंट है ये। और इसमें बताया गया, देखिए एकदम साफ शब्दों में लिखा है, एन इंक्लूसिव करिकुलम मीन्स वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना? और ये नहीं कह रहा है कि सेपरेट करिकुलम, लेकिन वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम जो है वो सही है, किसी भी तरीके से नहीं बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबल करिकुलम गलत है। लेकिन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बिल्ड किया गया है, वो वही है, वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना? और सेम करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स और वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इसमें अंतर है। मेरे एक लर्नर ने बताया मुझे इस बात का कि सर, सेम करिकुलम और वन करिकुलम वाला जो है कॉन्सेप्ट बताइए। तो देखिए, सेम करिकुलम वाला जो है कि हर स्टूडेंट के लिए वही करिकुलम रहेगा, और ये है वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी इसके अंदर समावेशन शामिल है, इंक्लूजन शामिल है, और इसलिए सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी चैलेंज मत करिएगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक नहीं है। ये आपका क्वेश्चन आईडी 51270171 वाला क्वेश्चन चैलेंज मत करिएगा। यूनेस्को के 1994 के ये स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है, एंड इंक्लूसिव करिकुलम मींस वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। चलिए, अब हम आ जाते हैं 51270182 क्वेश्चन आईडी। ये है आपका, अ टीचर यूजेस सॉक्रेटिक मेथड टू हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ड्यूरिंग लेसन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, है ना? एक शिक्षक हैं जो सुकरात विधि का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता का विकास करने के लिए, है ना? यानी कि आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे एक लेसन दे रहे हैं। तो ये मेथड कौन से यहाँ पर थ्योरिस्ट के प्रिंसिपल से बेस्ट अलाइन करता है? बहुत सारा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में भी। और देखिए, मेरे लर्नर ने मुझे बताया, और बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे एजुकेटर भी कह रहे हैं कि वाइगॉस्की होगा, और एनटीए ने इसको ब्रूनर माना है ना? ब्रूनर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, चैलेंज मत करिएगा। सॉक्रेटिक में देखिए, हेल्प स्टूडेंट्स अगर सिर्फ कहता ना हेल्प स्टूडेंट, तो वहां पर आप वाइगॉस्की कह देते, लेकिन सॉक्रेटिक मेथड टू हेल्प स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड का इस्तेमाल हो रहा है ना? और क्वेश्चन आंसर मेथड, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर मेथड के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जो ब्रूनर का कॉन्सेप्ट था। अब आपको मैं प्रूफ दिए देता हूँ।
प्रूफ है इस क्वेश्चन आईडी का, यानी 51270182 का, ब्रूनर क्यों करेक्ट होगा पूरा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर फोकस किया था, है ना? यानी कि आपको डिस्कवर करके सीखना है, यानी स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कवर करके, आप एक्सप्लोर करके सीखें प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए, सोक्रेटिक मेथड जो है वो इसी से अलाइन होता है, क्योंकि ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकली सोचे, आलोचनात्मक तरीके से, और फिर आंसर तक पहुंचे गाइडेड क्वेश्चनिंग के जरिए। तो ये सोक्रेटिक मेथड वाला जो है ये ब्रूनर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलाइन हो रहा है। ब्रूनर जो है ये भी बिलीव करते थे कि लर्निंग जो है ना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जहां स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना? और सोक्रेटिक मेथड जो है इसी के बारे में बात करता है कि भाई आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए आगे करिए, एनकरेज करिए। और स्कैफोल्डिंग और डायलॉग वाला जो बात है, तो ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट लाया था, है ना? तो स्कैफोल्डिंग वाले कॉन्सेप्ट में जहां टीचर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जो हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। सोक्रेटिक मेथड में क्या करता है, टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन के थ्रू। और एविडेंस कहाँ है, तो देखिए ये बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, 1960 में पब्लिश हुआ था। ब्रूनर इसमें आर्गू करते हैं कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट, और ये की प्रिंसिपल है सोक्रेटिक मेथड का, है ना? एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवरिंग करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वो क्या है, सुकरात विधि। और ब्रूनर का जो कॉन्सेप्ट है स्पाइरल करिकुलम वाला, वो भी सोक्रेटिक अप्रोच से ही अलाइन करता है, जहां पर रिविजिट करते हैं आप आइडियाज को जैसे जैसे जटिलता बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में यही होता है कि हम जो है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे समय के साथ होता जाता है। तो बिल्कुल भी इसको चैलेंज मत करिएगा, एनटीए ने इसका सही उत्तर दिया है, ब्रूनर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना? अब हम आ जाते हैं 51270181 क्वेश्चन आईडी पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण ई अधिगम प्लेटफॉर्म में सहयोगी अधिगम हेतु सर्वाधिक प्रभावी है? आपको मैं बता दूं कि वेब 2.0 में यूजर जनरेटेड कंटेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब मैं और आप जो भी कंटेंट जनरेट करते हैं उसको हम शेयर करते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियो बना के शेयर करते हैं, नॉलेज कुछ शेयर करते हैं, कोई स्किल्स सिखाते हैं। विकिपीडिया में वही चीज होता है, ब्लॉग में वही चीज होता है, पॉडकास्ट में भी वही होता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही होता है। यानी इन ये चारों ही जो है वेब 2.0 के टूल्स हैं, है ना? इस बात को आप समझ लीजिए कि चारों ही हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें से करेक्ट कैसे होगा, तो ये कह रहा है सर्वाधिक प्रभावी, है ना? अब सर्वाधिक प्रभावी यानी इनमें से सबसे बेस्ट, ओके। और इसमें क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिया है विकी, यानी कि विकिपीडिया, ऐसा एनटीए ने माना है। लेकिन मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना? आपको इस बात को समझना होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसका प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जो प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया ना, तो इसका कोई प्रूफ कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हो सकता है एनटीए कुछ और मानता हो। ये तो मानने मानने के ऊपर है। किसी के लिए विकिपीडिया सही हो सकता है, किसी के लिए ब्लॉग प्रभावी हो सकता है, कोई पॉडकास्ट किसी के लिए प्रभावी हो सकता है, तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन सबसे एडवांस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। क्यों है? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाते हो, तो एजुकेटर्स और लर्नर्स आपस में संवाद कर पाते हैं, एक दूसरे के बात को समझ पाते हो, और सामने सामने में यहाँ पर वीडियो के जरिए, तो चूंकि वहां पर आप जो है ना फोटो, आपका मतलब आप जो है बोल रहे हैं तो आप सामने दिख भी रहे हैं, तो ये फायदा है कि यानी ऑडियो और विजुअल दोनों इसमें काम कर रहा है, तो ये एडवांस्ड है। अगर हम विकिपीडिया में देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटन मेथड है। फिर यहाँ लाइव डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर लेक्चर आप ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होते हैं, तो ये फिजिकल क्लासरूम के जैसा ही यहाँ पे लगभग माहौल होता है। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग भी आप कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं, और फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ये एंगेजमेंट को एनहेंस करता है, और साथ ही साथ ज्यादा पर्सनल इंटरेक्टिव होता है। तो यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर इन चारों में हम देखें तो सबसे एडवांस्ड है। विकिपीडिया, ब्लॉग में हम, ये भी रिटन होता है, ब्लॉग मतलब लिखा हुआ, वी लॉग नहीं है, ये ब्लॉग है, ब्लॉग, तो ये लिखा हुआ होता है। फिर पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट मतलब ऑडियो पॉडकास्ट ही होता है ज्यादा, है ना? वीडियो पॉडकास्ट तो फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हो जाएगा। तो विकी, ब्लॉग और पॉडकास्ट ये वैल्यूएबल तो है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में लाने की क्षमता होती है। और मेरे हिसाब से तो डी होगा, लेकिन एनटीए को कैसे आप बताओगे, इसका प्रूफ कैसे दोगे? तो प्रूफ वाला प्रॉब्लम है, और प्रूफ इसका इस टाइप के क्वेश्चंस का नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, है ना? तो अगर आप लेकिन चैलेंज करोगे तो कैसे करोगे, है ना? आप अगर कहोगे तो मैं ये वाला डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर आपको मैं सेंड कर दूंगा। अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन 51270181 क्वेश्चन आईडी को आप चैलेंज कर देना, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। अगर उनको एक्सेप्ट करना होगा तो वो करेंगे, है ना? अब एक ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 51270143।
तो इसमें पूछ रहा है कि जितने भी नए यूनिवर्सिटी सेटअप हुए 1920 से 1930 के बीच में, प्योरली अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी कौन-सा था? अब ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको बहुत सारे एजुकेटर्स मिस कर जा रहे हैं। प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। अब प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका जो काम है वो एफिलिएशन है ना? अब इस चीज़ को मिस कर जा रहे हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोगों को ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखना पड़ रहा है। इसका सही उत्तर होगा नागपुर, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर नागपुर होगा। और 1920 से 30 के बीच में बहुत सारे यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुए इंडिया में, और इन सभी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर जो है ना, ये एस्टेब्लिश हुआ 1923 में, और ये प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी था, है ना? तो मतलब इसका काम था अलग-अलग कॉलेजेस को एफिलिएट करना। तो ये इसलिए यूनिक था, है ना? क्योंकि इसका फंक्शन सोल्ली एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का था, और इसका नाम शायद बाद में महाराजा अग्रसेन करके कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा हो गया है। और ये जो है ना, ये अपना खुद का टीचिंग या ऐसा कुछ कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी यहाँ नहीं चलता था, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एफिलिएशन का काम चलता था, है ना? तो नागपुर यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मेन रोल यही था कि कॉलेजेस को ये सुपरवाइज़ करे और एफिलिएट करे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को। डायरेक्ट टीचिंग प्रोग्राम कुछ नहीं चलाता था, और इसलिए ये दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग साबित हुआ इसी सेम पीरियड में। इसमें दूसरे यूनिवर्सिटी जो भी हैं यहाँ पर, जैसे आपका ये लखनऊ हो गया, पटना हो गया, रंगून हो गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि देखिए, इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की वजह से नहीं, बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग के साथ-साथ वहाँ एकेडमिक एक्टिविटी होता था, यानी प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं था वो। और पटना का तो टाइमलाइन अलग है, रंगून का टाइमलाइन अलग है, तो इसलिए ये तो वैसे भी नहीं होगा, और एफिलिएटिंग में नहीं था, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नागपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? अब इसके बाद क्वेश्चन आईडी जो आपका, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया क्यों इनकरेक्ट है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में ये टीचिंग और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी दोनों था, तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली एफिलिएटिंग नहीं था, तो इसलिए ये नहीं होगा। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, ये भी टीचिंग और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी था, प्योरली एफिलिएटिंग नहीं था। और रंगून यूनिवर्सिटी 1920 टीचिंग और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी था, नॉट प्योरली एफिलिएटिंग, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागपुर यूनिवर्सिटी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन आईडी 51270120, है ना? आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें से सही जो है ना क्रम को आपको पहचानना है। पहला है कोडेक्स, दूसरा है टेलीविजन, तीसरा है रेडियो, चौथा है न्यूज़पेपर, और पांचवा है टेक्निकलर सिनेमा, है ना? अब इसमें जो है, जो एनटीए ने माना है वो ऑप्शन नंबर 2 माना है, यानी आपका ADECB, पहले ए आया, बिल्कुल सही है। कोडेक्स पहले आया था, ये फर्स्ट सेंचुरी में आया हुआ था, बहुत ज्यादा जो है ये एंशिएंट है, तो इसलिए ये तो होगा, करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि डी आया, यानी न्यूज़पेपर, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ए के बाद डी। अच्छा, न्यूज़पेपर के बाद ये कह रहा है कि ई आया, यानी कि टेक्निकलर सिनेमा, लेकिन न्यूज़पेपर के बाद ये जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो। तो ए डी के बाद सी आएगा। अच्छा, रेडियो के बाद अगला जो आएगा वो आएगा आपका टेक्निकलर सिनेमा, और इसके बाद आ जाएगा आपका टेलीविजन। तो ये यानी कि ADCB होना चाहिए, है ना? तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ADCEB, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको चैलेंज जरूर करिए, क्योंकि ये जो है ना ड्रॉप हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इसका होना चाहिए, है ना? तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। कोडेक्स सबसे पहले आया, फिर न्यूज़पेपर, फिर रेडियो, फिर टेक्निकल सिनेमा, और फिर टेलीविजन, तो यानी ADCEB इसका करेक्ट हो जाएगा। कोडेक्स जो है आपको मालूम है एंशिएंट फॉर्म ऑफ बुक होता है, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये डेवलप हुआ था। फिर न्यूज़पेपर लगभग 17वीं शताब्दी में, और रेडियो जो है ये 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में लास्ट में बिल्कुल जो है आया सक्सेसफुल रेडियो ट्रांसमिशन। आपको एल्वा एडिसन का नाम याद होना चाहिए। और इसके बाद जो है टेक्निकलर सिनेमा, और फिर टेलीविजन, है ना? तो ये जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, और ADCEB ये करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो इसको आप जो है वो क्या कर देंगे, यहाँ पर चैलेंज कर देंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट 51270154, है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला जो है, और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। 4 फोल्ड वैल्यूएशन पूछा है इंडियन कल्चर का, जिसको हायरार्किकल ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष धर्म अर्थ काम, काम अर्थ धर्म मोक्ष, और अर्थ काम धर्म मोक्ष, यहाँ पर ये पूछा है, और इसका करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा? देखिए, दिया भी हुआ है, इग्नू के भी बुक में दिया हुआ है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, यही सही क्रम है। और वेद में भी जितने वेद हैं वहां पर भी इसी क्रम का मेंशन है। तो अर्थ काम धर्म मोक्ष ही इसका करेक्ट आंसर होगा, और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं हो, फोर्थ होगा अर्थ काम धर्म मोक्ष। तो इसको जो है
आप देख लीजिए, हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ पुरुषार्थ इज ट्रेडिशनली अंडरस्टूड एज अ प्रोग्रेशन फ्रॉम मटेरियल गोज टू स्पिरिचुअल लिबरेशन। चलिए ठीक है। अर्थ जो है ये वेल्थ को हम कहते हैं, ये पहले आता है क्योंकि ये फाउंडेशन देता है एक स्टेबल लाइफ का। फिर काम आता है, हमारे डिजायर आ जाती है। जब आपका फाउंडेशन लाइफ पूरा हो जाता है, जब आप जो है एक न्यू तैयार कर लेते हैं, तो आपकी डिजायर आने लगते हैं। आप कहते हैं कि अब मैं लग्जरी में रहूंगा, है ना। तो आपका जो है ना काम, यानी कि आपके डिजायर, आपका इमोशनल फुलफिलमेंट होने लगेगा। यहाँ पर आपका प्लेजर प्रिंसिपल यहाँ पे काम करने लगेगा। फिर आप जब ये सारी चीजें पार कर जाएंगे तो धर्म यानी ड्यूटी, तो ये आपका नेक्स्ट आएगा। यहाँ पर आप राइचियस और एथिकल लाइफ जीना चाहेंगे, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। और फिर सबसे अंत में, ये तो वर्ल्डली लाइफ का 3 हो गया, है ना। और लास्ट में जो है ना, ये मोक्ष है, लिबरेशन है। ये आपके आत्मा के लिए आप करोगे कि अल्टीमेट गोल आपका क्या है, कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। और ब्रह्म ज्ञान मतलब मोक्ष, लिबरेशन जो अल्टीमेट गोल है, और वो स्पिरिचुअल फ्रीडम और लिबरेशन को दर्शाता है। तो अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसमें बिल्कुल भी अब संदेह मत करिएगा, जो मैं बता रहा हूं ये फाइनल है, इसके बाद कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आईडी 51270138 पर। और इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स ने आपके मन में जो है बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और मैं सारा कंफ्यूजन अभी सही कर देता हूं। बिल्कुल ही आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ। यानी कि जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रहा है, आपको इसमें क्या करना है, सबसे कम से सबसे अधिक फ्लक्स के सीक्वेंस में इसको सजा देना है, जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया है। पहला है इंफ्रारेड रेज, दूसरा है विजिबल रेज, तीसरा है गामा रेज, और चौथा है अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए क्या, सबसे पहले गामा रेज आ जाएगा, यानी सी। गामा रेज का सबसे मिनिमम फ्लक्स है। इसके बाद आ जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट रेज, यानी डी, है ना। इसके बाद विजिबल रेज आ जाएगा, यानी बी। और इसके बाद आ जाएगा इंफ्रारेड रेज, यानी ए। तो सी डी बी ए कहाँ दिख रहा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन में। और फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। तो आपको कोई भी कुछ भी बताए, ये इसको जो है आप चैलेंज कर दीजिएगा। अगर एनटीए ने फोर्थ ऑप्शन दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। गामा रेज जो है ना, इनका मिनिमम फ्लक्स होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना, स्लाइटली हायर फ्लक्स के साथ आते हैं, गामा रेज से ज्यादा इसका फ्लक्स होता है। विजिबल रेज जो है सिग्निफिकेंटली हायर फ्लक्स होता है, गामा और यूवी दोनों से। और इंफ्रारेड रेज जो है ना, इनका सबसे ज्यादा फ्लक्स होता है। इंफ्रारेड रेज जो है, ये सबसे ज्यादा फ्लक्स के साथ आते हैं। तो यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन सी डी ए बी है, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए सी डी बी ए। तो इसको जो है आपको जो है चैलेंज कर देना है, यहाँ पर सी डी बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आईडी है 5127011101, है ना। तो इसमें अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डायरेक्ट टीचर टॉक कैटेगरी इन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, यानी फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस है, इसमें डायरेक्ट टीचर टॉक को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला है एक्सेप्ट फीलिंग, दूसरा है प्रेज और इनकरेज, तीसरा है आस्क क्वेश्चन, और चौथा है यूजिंग पीपल्स आइडियाज। और इसमें एनटीए ने बी ए डी सी दिया हुआ है ना, बी ए डी सी यानी। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वही होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे कोई भी एजुकेटर कुछ भी कह रहा है यूट्यूब पे, कंफ्यूज मत होइए। डायरेक्ट टीचर टॉक फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस में सबसे पहले प्रेज या एनकरेज करना, ये टिपिकली सबसे पहले होता है क्लासरूम सेटिंग में, जहाँ टीचर प्रेज करते हैं या एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, कि वो पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर लें और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट बने। तो जैसे आप भी क्लास में जाते हो तो क्या करते हैं, आप थोड़ा बच्चों को प्रेज करेंगे, थोड़ा सा उनको जो है एनकरेज करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे। कॉन्फिडेंस देने के बाद आप क्या करते हैं, आपकी उनके जो है ना एक्नॉलेज करते हैं, जितने भी उनके फीलिंग्स हैं उसको आप उनसे पूछते हैं कि बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो कंफर्टेबल होने लगते हैं। आप एम्पैथी दिखाते हैं उनको, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप डांटते नहीं हैं, बल्कि एक ये इंश्योर करते हैं कि पॉजिटिव इमोशनल क्लाइमेट बने लर्निंग का, ताकि वो आपसे कुछ भी पूछ सके। जब ये हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, एक सपोर्टिव इमोशनल क्लाइमेट आपने बना दिया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप उनके आइडियाज के ऊपर बिल्ड करने लगते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया है, ऐसे आइडियाज के ऊपर आप बिल्ड करने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि क्लास ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आपके साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, कोलाबोरेशन होने लगता है आपका, यानी एज एन एजुकेटर और स्टूडेंट्स का। और लास्ट में आप जो है ना प्रश्न पूछते हैं, फाइनली आप क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि आगे भी जो
स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर थिंक कर सके, आगे भी सोच सके, उनके अंडरस्टैंडिंग को जाँचने के लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं और इसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप और ज़्यादा डिटेल में उस टॉपिक पर अपना जो है जो भी आपको प्रतिक्रिया देना है वो आप देते हैं। तो यानी कि BADC बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी अलग से कोई ऑप्शन आपको नहीं देखना है या कोई भी यहाँ पर चैलेंज नहीं करना, BADC बिल्कुल सही है ना? तो ये 5.27011101 में आपको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और इतने ही क्वेश्चंस थे जिसमें कन्फ्यूज़न था, बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूज़न था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज़ होंगी, उनको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, है ना? यही जो है मैंने करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरे वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन-कौन से हमने जो है यहाँ पे प्रूफ भी शो किया और कैसे-कैसे मैंने आपको समझा के बता दिया कि कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। बाकी मैं फिर से बता दूँ कि हमारे एडमिशन बिल्कुल ओपन है और पेपर 2 एजुकेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2499 ये प्राइस रखा गया है और ये जो मोबाइल नंबर है 9015958713 इस पे आप कॉल कर लेंगे, विनय सर का नंबर है और यहाँ से पेपर 2 एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र और इसके साथ पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और सिर्फ पेपर 1 में लेना चाहते हैं तो 999 रुपए में आपको ये 6 महीने का या जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक, अगर री एग्ज़ाम होता है तो फिर उसमें भी आपको बिल्कुल बिना किसी कॉस्ट के पढ़ाया जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं, नहीं करने हैं, क्या करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी हेल्पफुल अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।